गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज विदुरदेव। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आज है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। तो देखिए, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सर्किट क्या होता है और उसकी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का जो फ्लो होता है, जो उसका बहाव होता है, उसे रोकती है। उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि ये एक अंदर से ये तार है, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ठीक है। अब ये जब चलेगा तो ये क्या है हमारा आई यानी कि करंट, और जो वोल्टेज है, क्या चीज? वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या करेगा? इसे आई की तरफ पुश करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने ये जो तार था इसे आपने सोल्ड कर दिया एक रेजिस्टर से, इससे एक रेजिस्टर से, ठीक है। यह रेजिस्टर हो गया, इस तरह का दिखता है कुछ। अब जब ये करंट यहाँ आएगा, मान लीजिए करंट था आपका 1.5 वोल्ट का, ठीक है। अब जब ये इधर जाएगा और ये रेजिस्टर था, मान लीजिए था 100 ओम का, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसकी पावर को घटा देगा और कितनी कर देगा? लगभग 0.5 वोल्ट। ऐसे हमने मान लिया कि इतना करंट आया और रेजिस्टर से जब फ्लो हुआ तो आगे जाके वो इतना हो गया, ठीक है। अभी जा रहे हैं आगे। तो ये काम क्या करता है? रजिस्टर। और एक होता है रियोस्टेट। वो क्या होता है? वो भी एक डिवाइस होती है। वो क्या करती है? वो भी करंट को कम करती है। करंट के एम्पियर को यानी पावर को क्या करती है? कम। पर ना हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं कि 100 ओम, 150 ओम, 50 ओम, हम उसे क्या कर सकते हैं? रेगुलेट। वो क्या होता है? रियोस्टेट। और ये है हमारा रेजिस्टेंस। अब देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम। जो हमारे ओम थे, ओम क्या थे? एक विद्वान थे जिन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था रेजिस्टेंस के बेसिस पे। तो वही इसका क्या होता है? एसआई यूनिट। और उसका साइन क्या होता है? ओम। इस साइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है रेजिस्टेंस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। हम रेजिस्टेंस को जिस तरह से अटैच करते हैं, हम उसे 2 टाइप से अटैच करते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। पैरेलल में देखिए सीरीज में कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक बैटरी थी, ठीक है। ये आपकी एक बैटरी थी। आपने इससे एक सर्किट बना लिया। क्या बना दिया? एक सर्किट छोटा सा। ये क्या है? अमीटर। और मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? एक छोटा सा बल्ब, ठीक है। ये एक सर्किट हो गया। अब देखिए यहाँ से करंट जो है फ्लो हो गया। तो ये क्या होता है? ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टर का साइन होता है। तो जब ये एक लाइन में दूसरे कंपोनेंट्स के साथ अटैच रहता है, इसे तो हम बोलते हैं सीरीज। और पैरेलल क्या होता है? हम
अब देखिए, ये कंपोनेंट था एक वोल्ट मीटर। जब एक कंपोनेंट्स के साथ एक ही लाइन में नहीं अटैच रहती बल्कि पैरेलल सीरीज, देखिए ये एक पैरेलल तार जा रहा है यहाँ से, जो कि क्या है, अलग है। ये वाला तार ऊपर वाला और नीचे वाला तार क्या है, दूसरे के पैरेलल। तो जो जब कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस से पैरेलल कनेक्शन में रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। जिसमें रेजिस्टेंस क्या रहता है, दूसरे कंपोनेंट से डायरेक्टली अटैच नहीं रहता बल्कि पैरेलल उसमें रहता है, पैरेलल सर्किट में। अब देखिए इनके पैरेलल और सीरीज में लगाने से होता क्या है। देखिए पैरेलल और सीरीज में लगाने से होता क्या है। देखिए मान लीजिए एक बैटरी थी आपकी, ये मान लीजिए 3 वोल्ट का करंट जनरेट कर रही थी, और आपका ये जो बल्ब था ये मान लीजिए आपका था लगभग 2.04 वोल्ट का। ठीक है, अब अगर आप 3 वोल्ट का करंट लोगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या किया, 50-50 ओम के 50-50 ओम के 2 रेजिस्टर लगा दिए, जिसने इस करंट को कम करके कितना कर दिया, लगभग 2 या 2.5 वोल्ट। अब आपको अगर इन्हें ऐड करके टोटल पता लगाना है, क्वेश्चन क्या कहेगा कि एक सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस है 2, अब इनकी वैल्यू को फाइंड करो कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना सर्किट का। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, ऐड। अब जब ये रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा रहता है तो ये तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, ऐड। तो कितना हो जाएगा, 50 और 50 100 ओम। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल कनेक्शन में रहता, किसमें रहता, पैरेलल कनेक्शन में, मान लीजिए ये मान लीजिए कनेक्शन कर दिया आपने। अब इसमें ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है और नीचे वाला रेजिस्टेंस है ये किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू दे दी आपको, फिर से 50 दे दी, मान लीजिए इसकी भी कितनी दे दी, 50। तो अब आप क्या करोगे, आप पूछेगा इनका टोटल, तो आप क्या करो, 50 और 50 को ऐड कर दोगे, 100 ला दोगे। पर वो क्या है, सीरीज का आंसर है। पैरेलल में क्या होता है, हम इसे अपॉन में कर देते हैं, रेजिस्टेंस बराबर ये अपॉन में हो जाते हैं। टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 1/R2, कितने ही चाहे आगे कितने ही होते हैं, पर हम 2 ही रखे थे। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब पैरेलल में होता है हम उसे किस में जोड़ते हैं, अपॉन में करके, किसमें, अपॉन में करके। ठीक है, इस तरह से हम उन्हें जोड़ते हैं। अब देखिए आगे, अब हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें देखना है ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने अपना एक नियम दिया था इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड। अब वो नियम क्या था, वो नियम था द करंट, यानी क्या, आई, जो आई होता है, करंट होता है, फ्लोज in a circuit is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या वी, वी यानी वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस of the endpoint of that circuit। देखिए इन्होंने कहा था कि जो हमारा करंट होता है, यानी कि जो हमारा आई होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट। वोल्ट यानी कि पोटेंशियल, वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी है, वो उसकी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इसको आप फॉर्मूला बनाओगे तो वोल्ट हो जाएगा। अब ये जब आप प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू बनाओगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है, तो हम इसकी जगह पे लगा देते हैं आर आई। अब ये आर क्या होता है, आर का मतलब होता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इस आर का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस। यानी कि अगर आप सर्किट के करंट को और उसके रेजिस्टेंस को उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मान लीजिए अगर वो पूछ ले कि ये एक वायर है, ये क्या है, सर्किट। ठीक है, एक सर्किट हो गया। अब इसमें अगर पूछ दे कि जो इसमें वोल्ट यानी कि जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लीजिए 12 है, कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, और इसमें जो करंट बह रहा है, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 4 वोल्ट, सॉरी 4 एम्पियर। ठीक है, तो पूछ देगा कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना बैठेगा, कितना रेजिस्टेंस इसमें आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है V बराबर R इंटू आई। तो V कितना दे रखा है आपको, 12 बराबर रेजिस्टेंस पता नहीं तो सेक्स मान लेंगे, इंटू कितना है 4, ये इधर आएगा तो ये कट जाएगा 3, तो 3 ओम बराबर रेजिस्टेंस। यानी कि जो सर्किट है उसमें कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम का। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है या कहीं पे भी हो सकता है, मतलब ओम मतलब कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम का। अब देखिए कभी कभी कह देता है कि जो ओम्स एक्सपेरिमेंट था, ओम्स लो एक्सपेरिमेंट, कि उसका जो ओम का लो था उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसे क्या करें, डिस्क्राइब कीजिए। तो देखिए इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। पहले तो आपको एक छोटा सा सर्किट बनाना है। क्या बनाना है, छोटा सा, ये बना लिया आपने छोटा सर्किट। अब इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने एग्जाम में क्या करना है, ऐसे मैच करके दिखाना है कि अगर हम सर्किट को एक बैटरी से अटैच करें, इन्हें भूल जाइए, इन 2 बैटरीज को भूल जाइए, आपने एक सेल से क्या किया, अटैच कर दिया। ये वायर आपने ऐसे रेंडमली रफ वायर बना लिया कि यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है इससे। तो क्या होगा, मान लीजिए एक सेल क्या होता है,
लगभग 1.5 वोल्ट का करंट जनरेट करता है। तो अब इस सर्किट में कितना करंट आएगा? 1.5 वोल्ट। तो आपको एक टेबल बनाना है छोटा सा। ठीक है, इधर आपको लिखना वोल्ट और लिखना आपको एम्पियर। अब देखिए, जब आपका 1.5 वोल्ट करंट आया सर्किट में, तो आपके वोल्ट मीटर ने क्या बताया कि 1.5 वोल्ट का क्या आ रहा है करंट। ठीक है, अब ये करंट आगे जाएगा और अमीटर क्या करेगा, बताएगा कि जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है। मान लीजिए आ रहा है वो 0.75 एम्पियर, इतना इसमें करंट आ रहा है। तो आप कैसे टेबल में लिखना होगा। फिर अगर आप दो बैटरीज को अटैच करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, दो बैटरीज को अटैच करते हैं, तो क्या होगा, तब आपका जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग कितनी देगा। अब देखिए, पहले हमारी कितनी थी 1.5 वोल्ट, अब 3 वोल्ट हो जाएगा ऐड होके। और एम्पियर भी जब प्लस होएगा तो कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर। अमीटर ने रीडिंग दी इतनी और वोल्ट मीटर ने इतनी रीडिंग दी। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि 3 वोल्ट की रीडिंग दी वोल्ट की और 1.5 रीडिंग आई एम्पियर की, किसी करंट की। अब आपको क्या करना होगा, इसमें तीसरा वाला जो सेल है उसको भी अटैच करके दिखाना होगा। अब आपने यहाँ पे अटैच कर दिया तीसरा वाला भी, तो अब जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी 4.5 वोल्ट और एम्पियर कितना हो जाएगा। तो अब एम्पियर की रीडिंग कितनी आएगी 1.5 में 0.75 में ऐड किया तो हो जाएगा 2.25 एम्पियर। तो जब आपकी 4.5 वोल्ट की रीडिंग आई तो आपका करंट कितना हो गया 2.25 एम्पियर। तो देखिए ओम्स लॉ क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्क्राइब हो गया कि जो वोल्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो देखिए यहाँ पर जो वोल्ट था यहाँ पे कितना हो गया 2 गुना, तो एम्पियर भी क्या हो गया 2 गुना। यहाँ फिर आगे जाके वोल्ट क्या हो गया 2 गुना, तो एम्पियर भी क्या हो गया अपने 2 गुना। अब देखिए यहाँ पे जो आपका वोल्ट था वो कितना हो गया टोटल 3x हो गया, 3 गुना हो गया, तो एम्पियर भी क्या हो गया 3 गुना। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ समझ आ गया। रेजिस्टेंस जो होता है हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया और ओम्स लॉ भी पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीजों पर क्या करता है डिपेंड। तो देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है एक तो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी कि अगर आपका जो वायर है मान लीजिए 5 मीटर का है, अब आपने एक और वायर लिया और 10 मीटर का कर दिया, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा इस वाले का। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। ठीक है, मोस्टली केसेस में 99% केसेस में क्या होता है जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, कि अगर आप कोई मेटल लेते हो, मान लीजिए आपका जो वायर है वो किसी मेटल का बना हुआ है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस भी क्या कर देते हैं इंक्रीज। और मान लीजिए आपने कोई एलॉय ले लिया, तो एलॉय क्या करते हैं, एलॉय भी क्या करते हैं सेम,
टेम्परेचर इंक्रीज होने पे अपना रेजिस्टेंस क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एलॉय कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन हो गया, जो आजकल मोबाइल की चिप बनती है जिसमें करंट क्या होता है, सर्किट फ्लो होता है, वो किसकी बन जाती है, किसकी, सिलिकॉन की। ठीक है, तो वो क्या होता है, एलॉय। लेकिन जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, जो हमारे अर्धचालक होता है वो क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो उनका रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो देखिए इन दोनों में काम करता है वाला लॉ, और जो सेमीकंडक्टर होता है वो है इस लॉ को क्या करते हैं, मानते नहीं है, वो अपना उल्टा क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं उसको। ठीक है, अगला होता है हमारा, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के, किसके, रो के, इसे क्या बोलते हैं, रो। अबे रो क्या होता है, हम समझेंगे कि रो क्या होता है। मान लीजिए आपने एक वायर लिया, आपने 3 वायर लिए, ये तीनों क्या है, वायर। देखिए ये तीनों क्या है, वायर। एक आपने ले लिया एल्यूमिनियम का, एक आपने किसका ले लिया, एल्यूमिनियम का, एक आपने ले लिया कॉपर का, और एक आपने ले लिया सिल्वर का। ठीक है, अब आपने इसमें भी करंट छोड़ा, सेम आपने मान लीजिए 3 वोल्ट का करंट इसमें छोड़ा, इसमें भी आपने 3 वोल्ट का करंट छोड़ा, और इसमें भी आपने 3 वोल्ट का करंट छोड़ा। अब आपने इनके लास्ट में मान लीजिए बल्ब लगा दिया, ठीक है, आपने इनके लास्ट में क्या लगा दिया है, बल्ब। अब जब इसमें करंट आया तो ये क्या हुआ, ग्लो हुआ। जब कॉपर वाले में क्या आया, चार्ज आया, तो क्या हुआ, ये भी ग्लो हुआ। और जब आपने सिल्वर वाले में दिया तो ये क्या हुआ, ये भी ग्लो हुआ। पर तीनों में एक डिफरेंस था, क्या, कि जो आपने एल्यूमिनियम के वायर में बल्ब लगाया तो थोड़ा कम चमका, आपने कॉपर के वायर में लगाया तो थोड़ा ज्यादा चमका, और जब आपने सिल्वर के में लगाया तो वो बहुत ज्यादा चमका। अब ये किस लिए हुआ, तो यही होता है हमारा रॉ, क्या, कि द नेचर ऑफ मटेरियल, कि हर किसी भी मटेरियल का, कोई भी कंडक्टर मटेरियल हो, ये सब क्या है, कंडक्टर्स। अब इनका क्या है, ये एक मटेरियल है, तो हर मटेरियल का एक अपना नेचर होता है, कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो इतना फिक्स रहता है। अगर मेरे को गर्म कर दोगे तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस को गिरा दूंगा। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन से गर्म करोगे तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस को गिरा देगा। अगर एल्यूमिनियम का गर्म करोगे तो रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। पर रेजिस्टेंस जो होता है एल्यूमिनियम में वो पहले से क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कॉपर में थोड़ा कम होता है, और सिल्वर में तो एकदम 0.00 समथिंग होता है। इतना इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस सिल्वर में। तो यही क्या होता है, रो, कि हर मटेरियल का एक अपना नेचर होता है। अब उस नेचर के बेसिस पे क्या होता है, रो की वैल्यू घटती और बढ़ती है। ठीक है, रो तो क्या होता है हमारा एक, हम देखते हैं क्या है रो। अब ये जो हमने समझा है, ये जो हमने समझा था एग्जांपल के तौर पे 3 वायर्स पे, हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। जो भी हमने एग्जांपल लिया था इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रॉ से। ठीक है, तो एक हमारा रेजिस्टेंस का क्या बन जाता है, लॉ क्या बन जाता है, पॉइंट क्या बन जाता है, कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रॉ के।
कि जो हमारा मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल है, उसका नेचर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी यानी कि क्या, रॉ का साइन थोड़ा ऐसा होता है, पी को थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए। इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है लेंथ पे, टेम्परेचर पे, लेंथ, टेम्परेचर या फिर कोई भी हम चेंज करते हैं मटेरियल में तो उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और वहीं जो हमारा क्या होता है रॉ, वो ओनली डिपेंड करता है, रॉ ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब आप मटेरियल को गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, उसे उसकी लंबाई क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, तो उससे किस में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में। रॉ में कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी में यानी रॉ में कोई चेंज नहीं आएगा। रॉ क्या होता है, हर मटेरियल जब वो बनता है या जब वो रिफाइन होके आता है तब उसका रॉ फिक्स हो जाता है। अब जब आप गर्म ठंडा करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रॉ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बढ़ता। ठीक है, ये समझ आया डिफरेंस। तो अगर हम रेजिस्टेंस के जितने भी हमने पॉइंट्स देखे हैं उनके बेसिस पे एक फॉर्मूला बनाए, एक फॉर्मूला बनाए अगर हम, तो क्या बन जाएगा कि जो हमारा क्या होता है रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रॉ के और किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एक पॉइंट हमारा रह गया था क्या, कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। क्यों, मान लीजिए जो तार है, ये हमने भी ऐसे देखा था तार को, अब हम ऐसे देख रहे हैं, सामने से जब देखते हैं कैसे दिखता, गोल दिखता था। अगर मैंने ये तार ले लिया और मैंने ये तार ले लिया तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसका। तार जितना पतला होगा यानी जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा। और जितना जो तार है वो मोटा यानी कि बड़ा होगा, इतना मोटा, तो उसका क्या होगा रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, गिर जाएगा। तो अब देखते हैं, इसका फॉर्मूला हमने ये बना दिया कि ए जो है यानी एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रो जो लेंथ है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या होता है, हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब अगर वो आपसे पूछने लगे कि जो हमारा रो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, हमें रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट पता है, लेंथ का पता है, एरिया का पता है, रो का नहीं पता, वो पूछ लेता है कि रो का जो वो है एसआई यूनिट उसे डिस्क्राइब करके दिखाओ। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका क्या होता है, ओम। ठीक है, रो का हमें पता नहीं, लेंथ का होता है मीटर, और जो एरिया होता है उसका कितना होता है, मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बस 1 मीटर बचा है। अगर हम इसे इधर लेके जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारा रो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर। इसका क्या होता है, एसआई यूनिट, कि जितना ओम यानी कि जितना रेजिस्टेंस आ रहा है और जो एरिया है, जो लंबाई है, मीटर कितना लंबा है तार, उन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रो। तो रो का फॉर्मूला भी है, उसका क्या है, एसआई यूनिट भी है। चलिए, तो आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।